हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। मेरे कुछ बच्चों ने मुझे डाउट लिख के भेजा, उन्होंने व्हाट्सएप करा, तो वो डाउट आज मैं यहाँ बोर्ड पे कराऊंगा। तो ये क्वेश्चंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के भी सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद उन्हें डाउट आया। तो इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, बहुत थोड़ा सा हाई है, लेकिन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पॉज करो और इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व किया करो। जब आपको लगे कि सॉल्व हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगर आपने सही सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा, बिल्कुल हाई। ठीक, तो शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट three terms of an AP is 33. If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, then find the AP. अब भाई ये मल्टीपल कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, इसमें AP तो लगेगा ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो लगेगा, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट भी इसमें लगना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप होगी, इसमें लग जाता है, क्वेश्चन को देख के अंदाजा लग जाता है। तो देखो तीन टर्म्स हैं एपी के, कितना फर्स्ट थ्री टर्म्स के बारे में दे रखा है। तो देखो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। तो जो आपके फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगे वो होंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d। ये आपको पता है, दीज आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। और क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 33, यानी कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इन तीनों का सम आपको दे रखा है 33। हम इसे ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 33। a प्लस d इक्वल टू, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहां 3 कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू 33, 3 कॉमन है ना, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा 33/3, 3 यहां आ जाएगा, तो a प्लस डी इक्वल टू 11। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से एक बात और निकल के आती है, d इक्वल टू 11 माइनस a, ठीक है, इसे भी याद रखो। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29, यानी पहले और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड ये है, इसका क्या अर्थ हुआ, a इंटू ए प्लस 2d इक्वल टू सेकेंड टर्म से प्लस 29 है, सेकेंड टर्म हो गया a प्लस डी प्लस 29। यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है, ठीक। अब ये देखो, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस 29। यहां लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा। a प्लस डी की जगह तो भाई हम यहां से 11 रख देंगे इस इक्वेशन से, और यहां d की जगह रख देंगे हम 11 माइनस a, ठीक। तो a स्क्वायर में a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2a, d की जगह रख दो 11 माइनस a इज इक्वल टू a प्लस डी की जगह रख दिया 11, और यहां प्लस 29 तो है, ये कर दिया था अब हमने प्लस 29। तो a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 22a माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे ना अंदर, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 40। इन दोनों को जोड़ लो तो 40 आएगा, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही हो गया। 40 यहां ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या होता है, माइनस a स्क्वायर होता है सर। फिर माइनस 40, नहीं अभी माइनस 40 यहां मत लिखो, अभी तो ऐसे रहने दो, प्लस 22a तो ऐसा ही रहेगा, माइनस 40 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, हमें यहां पे प्लस लाना होता है, याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
तो ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 40 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, इन मिडिल टर्म को दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि प्रोडक्ट तो आ जाए 40 और सम आ जाए -22। तो इसके लिए हम 40 के फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? 40 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से करा तो 20, यहीं पे बात साफ हो गई। दो टर्म हमारे हो जाएंगे -20 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -22। तो -20 और -2 को अगर हम ऐड कर लें तो आ रहा है -22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 40, यानी यही तो हमारे टर्म हो गए। देखो कितनी आसानी से निकल के आ गए। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 2a। बताओ ऐसे लिख सकते हैं -22a को? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन याद है? याद बिल्कुल रखना चाहिए आपको। ये हो गया इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन ले लो इन दोनों टर्म से, तो ये हो गया a माइनस 20। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन लोगे? -2। ये हो गया a माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये a माइनस 20 सेम होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा हमारा देखो फैक्टर्स बन जाएंगे। a माइनस 2 इंटू a माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहां से भाई a की दो वैल्यू आ जाएंगी। पहली वैल्यू आएगी a माइनस 2 से, यहां लाइन खींच लो। पहली वैल्यू आएगी a माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे आ जाती है ना पहली वैल्यू। तो यहां से निकल के आएगा a इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू आएगी यहां a माइनस 20 इक्वल टू 0 से, तो इससे आ गया a इक्वल टू 20। तो भाई ये तो कमाल हो गया, a की दो वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ऐसी एपी सीरीज दो बनेंगी। कितनी सीरीज बनेगी एपी की? दो। तो हमसे एपी तो पूछा गया है, तो जब एपी सीरीज बनानी है तो जब दो चीजें निकालनी होती हैं, a विच इज द फर्स्ट टर्म और d क्या है साहब? d कॉमन डिफरेंस है, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां ऑनलाइन खींच लेते हैं। d कैसे निकलेगा? d इज 11 माइनस a, तो d की दो वैल्यू निकलेंगी। तो 11 माइनस a होता है d, तो पहला तो हम d निकाल लेते हैं 11 माइनस 2, a को 2 रख देते हैं। 11 माइनस 2 विच इज 9। तो अब पहली सीरीज क्या बनेगी? पहली सीरीज जब बनेगी जब a होगा 2 और d होगा 9। तो टर्म्स क्या हुए? a प्लस d, a प्लस 2d। तो a तो हो गया 2, a प्लस d हो गया 2 प्लस 9, और a प्लस 2d क्या हो गया? 2 प्लस 2 इंटू 9। तो ये हो गया साहब 2 और ये 11, 9 प्लस 2 इज 11, और ये कितना होगा? 2 प्लस 18, हाँ 18 प्लस 2 इज 20। तो पहला तो आंसर आपका ये हो गया ANS, आंसर 1 सही है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब हम निकालेंगे सेकंड आंसर। सेकंड आंसर क्यों निकालेंगे? क्योंकि a की वैल्यू 20 भी है, दो आंसर होंगे। तो अब इसके लिए मैं रब कर देता हूं बोर्ड को। बोर्ड को मैं रब करूंगा कहां से? यहां से। ये मैंने बोर्ड रब कर दिया। यहां लाइन खींच देते हैं बच्चों। अब हम लेंगे a इक्वल टू 20। तो जब हम a इक्वल टू 20 लेंगे, हमने लिया a इक्वल टू 20, तो d क्या होगा? 11 माइनस a विच इज 11 माइनस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब भाई a भी पता लग गया, d भी पता लग गया, तो AP क्या होगा? पहला टर्म a यानी तो 20, दूसरा a प्लस d यानी 20, नहीं है d होगा -9, d इज -9, तो 20 प्लस -9 कॉमा, फिर होगा a प्लस 2d थर्ड टर्म यानी 20 प्लस 2 इंटू -9। सही हो गया। अब यहां लिख देते हैं सीरीज 20 कॉमा 20 माइनस 9 कितना होता है बच्चों? बताओ। इट इज 11 और 20 माइनस 18 इट इज 2। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। सही है। तो इस क्वेश्चन की क्या खासियत है? इसमें दो एपी सीरीज बनी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये है सेकंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट ने भेजी है।
तो क्वेश्चन लिखने का जो समय है वो मैं काट देता हूं, एडिट कर देता हूं, जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। फिर भी आप स्क्रीन को पॉज करो और मैं हट रहा हूं और क्वेश्चन को पढ़ो स्क्रीन पॉज करके और इसे खुद सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, मेरे ख्याल से ये आया था 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 एपीज आर S1, S2 एंड S3। 3 सीरीज हैं एपी की, कितनी? 3, और उनके सब तीनों सीरीज के समय S1, S2 एंड S3। The first term of each AP is unity and their common differences are 1, 2 and 3 respectively। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया। Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2। तो देखो पॉज करके आपने इसे सॉल्व तो करा ही होगा। अब इस सॉल्यूशन को देखो। तो 3 सीरीज है आपकी, AP ऐसे ले लेते हैं, AP1, AP2 और AP3। अब इनमें तीनों में n टर्म्स हैं। तीनों सीरीज का पहला नंबर 1 है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है तीनों का 1, 2, 3। इसमें जो n टर्म्स का सम है वो है S1, इसका n टर्म का सम है S2 और इसका S3। सब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S1 निकालेंगे। तो पहले तो यहां लिख लो n टर्म, अगर n टर्म्स हैं, सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला आप बहुत भली भांति जानते हो, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला निकालेंगे S1 यानी पहली एपी सीरीज का। तो इसके लिए हम n को तो रखेंगे, n तो n ही रहेगा, हैं? a रखेंगे हम 1 और कॉमन डिफरेंस रखेंगे 1। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो a यहां पर 1 रख दो, कॉमन डिफरेंस यहां 1 रख दो। तो n/2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू a की जगह रखा 1 प्लस n-1 और d की जगह रख दिया 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे यहां। तो S1 इक्वल टू n/2 2 प्लस n-1। तो लाइन खींच लेते हैं। S1 आ जाएगा आपका n/2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। तो साहब ये तो आपका आ गया S1, यहां S1 ये वाला आ गया। हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक। अब हम निकालेंगे S2 और फिर S3। जब हम S2 निकालेंगे, S2, तो हम फर्स्ट टर्म लेंगे 1, वो तो भाई सब में 1 है, और कॉमन डिफरेंस लेंगे d विच इज 2। तो S2 आपका आ जाएगा, यही फॉर्मूला हमारा रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे ब्लॉक में कर लेते हैं जिससे बार बार इस पे निगाह जाए। n/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स हैं भाई सब में। 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d क्या है, d है 2। सॉल्व कर लो, तो S2 हो जाएगा n/2 2 प्लस 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 2n-2। तो ये हो गया साहब, इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S2 हो गया n/2 इंटू 2n, ये भाई कैंसिल हो गया। तो S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर। S2 भी आ गया आपका, इसको नंबर 2 कर दो। S1 आ गया, S2 आ गया, अब S3 निकालना रह गया है, ठीक है। S3 निकालने में कौन सा समय लग रहा है, चलो भाई S3 निकालें। तो S3 जब हम निकालेंगे S3, तो A को तो ले लेंगे 1, D को क्या लेंगे, जोर से बोलो, D को लेंगे 3। बहुत अच्छा, तो फॉर्मूला हम अपना यही रखेंगे। तो आपका S3 हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 1, a को 1 रख दिया, प्लस n-1 इंटू d, d इज 3। अब हम यहां खींच लेते हैं एक और बढ़िया सी लाइन, ठीक। S3 हो जाएगा आपका n/2, तो भाई ऐसे ही रहने दो, दिस इज 2 प्लस 3n-3,
सही है, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, एकदम नीट एंड क्लीन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो S3 आ जाएगा n/2, ठीक है, और ये आ जाएगा 3n - 1। देखो S3 आ गया आपका, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो ऐसे लिख लो, वैसे प्रेजेंटेशन की बात है। टू प्रूव S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये प्रूव करना है। तो S1 और S3 को ऐड कर लो। S1 है LHS इक्वल टू S1 प्लस S3, दिस इज इक्वल टू S1 हो गया n/2 इंटू n+1, ये हो गया ना S1, प्लस S3 हो गया n/2 इंटू 3n-1, सही है। अब n/2 कॉमन ले लो, n/2 बाहर ले सकते हैं, n+1, और यहां क्या रह जाएगा प्लस 3n-1, ठीक है ना। तो देखो n/2 बाहर ले लिया, ये आ गया n+1 और रह गया यहां 3n-1, तो ये हो गया n/2, 1 से 1 कैंसिल, और दिस इज इक्वल टू 4n। तो ये 2 से ये 4 ये हो रह जाएगा 2, तो ये रह जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये आ गया आपका। और 2n स्क्वायर का क्या अर्थ हुआ? S2 तो है n स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू S2 विच इज राइट हैंड साइड। हो गया आपका प्रूफ, फर्स्ट क्लास एकदम। आ गया होगा समझ में। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा हाई डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है और CBSE में आ चुका है 2012 में, और बड़ी खुशी है कि स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन्हीं से प्रैक्टिस बनती है। इफ द mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/m, then show that the sum of the mn terms is 1/2 mn plus 1। तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को पहले तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो ना एक घंटे के लेक्चर होते हैं कि साहब 1 घंटे में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म, इस तरीके के वीडियोस से आपको कुछ हासिल नहीं होने का। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वो छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, सिंपल सिंपल से बात खत्म हो जाएगी, और एग्जाम में हल्के से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो आपके हाथ पांव हिलने लगेंगे। क्योंकि अब आपने CBSE का स्टैंडर्ड तो देख ही लिया है। टर्म 1 में, टर्म 1 इजी नहीं था, ठीक है, चाहे 10th का बोर्ड का एग्जाम हो या 12th का, टर्म 1 इजी नहीं था। हर तरीके का क्वेश्चन करके जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसकी लैंग्वेज कहती है कि mth टर्म ऑफ AP इज 1/n। देखो nth टर्म ऑफ AP का क्या फार्मूला होता है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, और सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें दे रखा है, ये थोड़ा सा रफ वर्क भी करना पड़ता है, हमें दे रखा है कि mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। mth टर्म मींस am, दिस इज द mth टर्म, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/n। और nth टर्म यानी an की वैल्यू दे रखी है 1/m। और हमें ये दिखाना है कि सम ऑफ mn टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ mn टर्म्स दोनों का प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा? s n की जगह mn रखो, mn इज इक्वल टू, यहां पर भी n की जगह क्या रखोगे? mn बाय 2 इज इक्वल टू 2a प्लस mn-1 इंटू d। यहां पर भी n की जगह mn रख लियो। अब बस देखो, हमें दो चीजें चाहिए, a विच इज द फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। ये दोनों चीजें अगर हमें मिल गई ना तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एपी में एक बात याद रखो, एपी के क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, तभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है, और ये दोनों आएंगे यहां से।
तो पहले हम लेके चलते हैं ए एम इक्वल टू 1/n। तो ए एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें n की जगह m रख देंगे, ठीक है। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये बना था ए एम का फॉर्मूला जो यहां से निकल के आया। n टर्म्स का ये फॉर्मूला है तो भाई m टर्म्स का ये हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है 1/n, ये दे रखा है 1/n, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख लो, देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1/n। और यहां से हम a निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, an इक्वल टू 1/m, an का ये फॉर्मूला है। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज गिवन एज 1/m। अब हम इसे ऐसे जैसे लिखा था ना, इसे लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अगर हम बोले ये सेकंड इक्वेशन है तो a की वैल्यू यहां रख दो, a की जो ये वैल्यू आई है ना, ये यहां रख दो। ऐसे ही तो सॉल्व होती है दो इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, अब हम यहां ऐसे खींच लेते हैं लाइन। हमने रखी वैल्यू 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, तो यहां रखनी पड़ेगी 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, फिर ये लिख लो प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, a को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, और ये ऐसा ही रहा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। थोड़ा सा सॉल्व करो, 1/n माइनस m, ये माइनस साइन अंदर लेंगे ना, प्लस, अच्छा dv तो है ना, dv अंदर ले जाओ, md माइनस md, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर आ गया d प्लस। अब ये वाला d अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, nd माइनस d इक्वल टू 1/m। देखो धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो रही है इक्वेशन, ये d और ये d कैंसिल हो गया, ये n इधर ले जाओ, ठीक, तो ये माइनस md प्लस nd इक्वल टू 1/m माइनस 1/n, ठीक है ना बच्चों। ये n इधर ले गए तो माइनस 1/n हो गया ना, क्लियर। d अगर कॉमन लोगे तो ये है n माइनस m, ठीक, और इसे सॉल्व कर लो, n माइनस m अपॉन n। ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी, n माइनस m अपॉन nm। अब आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस m और n माइनस m ये कैंसिल हो गया, तो d हो गया 1 अपॉन m n। भाई d की वैल्यू तो निकल आई 1 अपॉन n m। अब हमें क्या चाहिए कुल मिला के, अब हमें a और चाहिए बच्चों, a निकलेगा इससे, ठीक है। ये d की वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू d की यहां रख दो, a आ जाएगा। चलो करते हैं, a इक्वल टू, देखो 1/n तो एज सच रहेगा, माइनस m माइनस 1 भी ऐसे ही रहेगा, और d रिप्लेस कर दो 1/nm, 1/nm। सो a इक्वल टू 1/n, ये अंदर ले जाओ, माइनस साइन भी अंदर आएगा तो देखो माइनस m अपॉन nm, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन nm। a इक्वल टू 1/n माइनस, ये कैंसिल हो गया m से m, ये हो जाएगा 1/n प्लस 1/nm। देखो हो रहा है ना सॉल्व मजे से, धीरे धीरे। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1/nm। देखो a भी आ गया और d भी आ गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, हमें निकालना है SMN इस फॉर्मूले से। तो अब हम इसे रब कर देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं इतना पोर्शन। भाई रब करेंगे तभी तो जगह बनेगी,
और जब जगह बनेगी तभी तो हम सॉल्व करेंगे। लो साहब रब कर दिया। हमें निकालना एस एम एन, लिख लेते हैं। एस एम एन इक्वल टू एम एन बाय 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। करना कुछ नहीं है बच्चों, यहां लाइन खींच देते हैं। अभी तो आपको सिर्फ a और d की वैल्यू रखनी है यहां से और यहां से। तो एस एम एन इक्वल टू एम एन बाय 2 इंटू a इज 1 बाय एन एम प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाय एम एन। एक ही है, a और d की वैल्यू तो सेम है, तो ये हो जाएगा आपका एम एन बाय 2 अपॉन एन एम प्लस ये अंदर ले जाओ ना, एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। ये प्रूफ करना हमें। अब इसको अंदर ले जाओ, तो अच्छा अभी मत ले जाओ, एम एन बाय 2 थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन एन एम माइनस 1 अपॉन एन एम मीन्स दिस इज 1 अपॉन एन एम प्लस 1। ठीक, आ रहे हैं या नजदीक? नहीं आ रहे हैं बच्चों। तो अब हमें जब ये प्रूफ करना है तो 1/2 तो बाहर लो इसी की तरह, एम एन अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा एम एन अपॉन एन एम प्लस एम एन। बस ये हो गया प्रूफ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, एक तो एम एन ऐसी लिख दिया और ये क्या है 1 प्लस 1। दिस इज योर एस एम एन। बस हो गया आपका, ऐसे बना दिया हमने और यहां लिख दिया हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, हो गया ना आपसे भी। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस तरीके के क्वेश्चंस की, बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। 1/2 एम एन प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ईच ईयर अ ट्री ग्रोज 5 सेंटीमीटर लेस देन इट डिड द प्रीसीडिंग ईयर। If it grew by 1 meter in the first year, then in how many years will it have ceased growing? तो एक पेड़ की कहानी है, ठीक है, और एक पेड़ धीरे धीरे ग्रो करता है। पहले साल में वो 1 मीटर ग्रो करता है। कितने मीटर? 1 मीटर। और उसके बाद हर साल वो ग्रो करेगा 5 सेंटीमीटर लेस। पहले तो भाई सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हर साल उसकी ग्रोथ कितनी रिड्यूस हुई? 5 सेंटीमीटर, विच इज 0.05 मीटर। तो बात समझने लायक ये है कि पहले साल तो वो 1 मीटर ग्रो करा, ठीक है, छोटा सा पौधा 1 मीटर ग्रो कर गया। फिर दूसरे साल कितना ग्रो करेगा? 1 माइनस ये इतना कम होगा, इतना लेस कर दो तो हो जाएगा 0.95 मीटर। अब अगले साल कितना ग्रो करेगा? इसमें से भी 0.05 लेस कर दो, 0.95 माइनस 0.05 तो ये हो जाएगा 0.90 मीटर। ठीक है, इतना ग्रो करेगा। तो ये चीज हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ऐसे एक टेबल बना लो, ईयर एंड ट्रीज ग्रोथ। पहला साल, फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना ग्रो करेगा? 1 मीटर, ये हमें दे रखा है। सेकेंड ईयर कितना ग्रो करेगा? 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95 मीटर। थर्ड ईयर ऐसे लिख लो, थर्ड ईयर, इसमें से भी 0.05 कम कर दिया, 1 माइनस 0.95
95 माइनस 0.05 विच इज 0.90 मीटर। यहां तक बहुत है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब ट्री की ग्रोथ क्या हो जाएगी, 0 मीटर, यानी वो ग्रो करना बंद कर देगा। और वो स्टेज आएगी सपोज n ईयर्स बाद। कितने साल बाद आएगी, n ईयर्स बाद। तो ये n की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। यही तो पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट हैव सीज्ड ग्रोइंग, यानी उसकी ग्रोथ कितने साल बाद रुक गई, यानी कितने साल बाद 0 हो गई, ये निकालना है। अब आप देखो, आपके पास एक एपी सीरीज बन गई है। क्या बन गई है, एपी सीरीज। कैसी है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, ट्री के ग्रोथ की है ये एपी सीरीज, और दूसरा टर्म है 0.95 मीटर, फिर है 0.90 मीटर, और इस एपी सीरीज का लास्ट टर्म क्या है बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने, 0 मीटर। चलो मीटर ये हटा देते हैं, मीटर इज सेल्फ अंडरस्टूड, यूनिट इस वक्त हम मान रहे हैं इट इज सेल्फ अंडरस्टूड। तो अब हमें इस एपी सीरीज में क्या क्या जानकारी है, पहले तो हमें फर्स्ट टर्म पता है a विच इज 1, कॉमन डिफरेंस भी पता है d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 0.95 माइनस 1 विच इज माइनस ऑफ 0.05। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। हमें लास्ट टर्म भी पता है बच्चों, बहुत अच्छी बात यह है कि हमें लास्ट टर्म पता है, l इज 0। लास्ट टर्म पता होना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यहीं से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म है। ठीक है, और ये तो एपी सीरीज में होता ही है। तो वो बात आपको याद है ना कि अगर एपी सीरीज में लास्ट टर्म दे रखा है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, इट इज द nth टर्म, और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n निकल जाए और यही हमारा आंसर होगा। दिस इज द nth ईयर। अब L है 0 इक्वल टू a क्या है 1 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी माइनस 0.05। तो ये एक बढ़िया सी इक्वेशन बन गई जिसमें सिर्फ n हमें नहीं पता है, n इज अननोन, वो निकालना है। इसे सॉल्व करके n निकाल दो बच्चों। तो बच्चों n निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, आप होशियार बच्चे हो, कुछ बच्चे तो अब तक निकाल भी चुके होंगे। तो देखो ऐसा करो, ये 1 यहां ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -1 इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। चलो अभी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये साइन हटाओ, इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0 माइनस ऑफ 0.05। अब ये माइनस साइन देखो इससे कैंसिल भी हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू माइनस साइन बाहर लिया है, माइनस n माइनस 1 इंटू 0.05। मैं तो एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं जिससे समझ में आ जाए, हालांकि आराम से मन ही मन सॉल्व कर सकते हो। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.05। तो 0.05 यहां डिवाइड में ले आओ, चलो यहां लाइन खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0.05 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, या तो डिवाइड करोगे, कंफ्यूज हो सकते हो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि फिर हमें नीचे क्या मिल जाएगा 5। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100, नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n हो गया 20 प्लस 1, सो n इज 21। तो आंसर क्या होगा ईयर्स में। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना जो इसमें भी दे रखी है कि ट्री विल हैव सीज्ड ग्रोइंग इन 21 ईयर्स। 21 साल बाद फिर पेड़ में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो 21 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है,
नॉर्मली ह्यूमन बीइंग भी जो है 21 या 22 साल तक ही बढ़ता है, उसके बाद उसकी हाइट कहां बढ़ती है। चलो तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में 2 बार आ चुका है। जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ ₹118,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000. If he increases the installment by ₹100 every month, then what amount will be paid by him in the 30th installment? हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं जसपाल सिंह जी। उसके बाद एक पार्ट और है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो देखो स्क्रीन पॉज कर लो और इसे सॉल्व करो, ठीक है, मैं भी कराता हूं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखो कहानी वैसी है जैसी पेड़ वाला क्वेश्चन करा था ना, ट्री वाला। तो इसमें हम टेबल बना लेते हैं, मंथ मंथ, सही है, और इधर आपका आ जाएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, बस ऐसे ही लिख लेते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी देंगे वो। एक महीने बाद कितनी इंस्टॉलमेंट दी, 1000। 2 महीने बाद बताओ कितनी दी, 1000 में 100 ऐड कर दो, क्योंकि ये अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ाते चलेगा 100 रुपए। तो ये हो गया 1000 प्लस 100 विच इज 1100। आफ्टर 3rd मंथ इसमें 100 बढ़ा दो, 1100 प्लस 100 1200। तो इस तरीके से ये इनकी इंस्टॉलमेंट हर महीने की बन गई। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट के 30, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करा, ये निकालना है। तो हमारे पास ये जो एपी सीरीज बनी इंस्टॉलमेंट की, एपी सीरीज, पहले तो आया 1000, फिर आया 1100, फिर 1200, और इस तरीके से उनकी इंस्टॉलमेंट चली। और हमें निकालना है A30। क्या निकालना है, A30, ऐसे लिख लो, A30 निकालना है। और हमें दे क्या रखा है, ये भी देखो, A is 1000, A is the first term which is 1000, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज 100, ठीक है, ये 100 हो गया। और A30 निकालना है, इसका मतलब n क्या है, 30, n क्या है, 30। अब हमें पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत आसान है। तो A30 क्या हो जाएगा, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, विच इज a प्लस 29d। a की वैल्यू रख दो 1000 प्लस 29 इंटू डी है 100, तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 2900, सही हो गया। अब 2900 में 1000 ऐड कर दोगे तो 3900। दिस इज योर A30 जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों पहला आंसर क्या लिखोगे आप, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट इज ₹3900, ऐसे लिख देना, ₹3900। अब दूसरी, एक तो ये तो आंसर 1 हो गया आपका, ठीक है। लाइन तो लिख ही दोगे, इंग्लिश में लिख दोगे, होशियार बच्चे हो भाई। What amount of loan does he still have to pay after the 30th installment? तो 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना अमाउंट बचा, तो पहले तो ये निकाल लो कि 30th इंस्टॉलमेंट तक उन्होंने कितना पेमेंट कर दिया, यानी कि आपको सम निकालना है। मतलब
30th इंस्टॉलमेंट तक का सम निकालना है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, S30 आपको निकालना है। Sn का फॉर्मूला आप जानते ही हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? n-1। तो S30 क्या हो जाएगा? n की जगह रख दो 30, तो ये हो गया 30/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 1000 प्लस n-1 मीन्स 30-1 हो जाएगा इंटू डी है 100। सही है। अब मैं ये देख लूं बच्चों, ये आपको दिख रहा है या नहीं कैमरे में? कभी कभी ये चीज बाहर आ जाती है। तो बच्चों ये तो फर्स्ट क्लास दिख रहा है, आप कैमरा एडजस्ट कर दिया। तो अब करते हैं इसे। देखो बस इसे कैलकुलेट ही तो करना है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। चलो आप कैलकुलेट करो इसे। S30 इज इक्वल टू, ये तो 15 हो गया, ये 2000 हो गया, प्लस 30-1 इज 29 इंटू 100। बताओ बच्चों, इसे कैलकुलेट करो फटाफट। 15 इंटू 2000 प्लस 2900। अब बताओ S30 कितना आएगा? तो देखो ये हो जाएगा 15 इंटू 4900। 15 इंटू 4900। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 15 को 4900 से, तो ये होगा 73500। तो देखो बच्चों, इतना अमाउंट जसपाल सिंह जी ने पे कर दिया 30th इंस्टॉलमेंट तक। तो कितना बचा? हमसे पूछ रहे हैं ना, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो कितना बचा, इसके लिए अब हम ये रब कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है। बताओ बच्चों ये कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा आसान है। टोटल अमाउंट तो ये है, उसमें से 30th इंस्टॉलमेंट का सम घटा दो, ये जो आया था आपका। दिस इज इक्वल टू ₹11800 माइनस ₹73500। तो ये आ जाएगा 44500। देखो 00 है ना, 0044 एक जीरो और है ना। दिस इज योर आंसर। देखो 00, फिर 10 में से 5 गया 5, और इधर 4, 7 में से 3 गया 4, और 10 में बिल्कुल सही हो गया 44500। दिस इज योर आंसर नंबर 2 एंड दिस इज योर आंसर नंबर 1। आंसर 2 लिखिए। सही है। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 437। तो सॉल्व द इक्वेशन का क्या अर्थ हुआ? जब इस तरीके से लिखा है तो सीधी सी बात है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। अब देखो गौर से देखोगे तो ये सीरीज -4 -1 2 ये AP में है, और इसका फर्स्ट टर्म है -4। फर्स्ट टर्म क्या है? -4। कॉमन डिफरेंस जरा चेक कर लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, विच इज, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा -1 प्लस 4 विच इज 3। ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 3। अब एक तरीके से और चेक कर सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वो भी 3 आएगा। देखो 2 माइनस ऑफ -1 विच इज 3। इसीलिए ये सीरीज AP में है। तो आपको क्या क्या पता लग गया? फर्स्ट टर्म पता लग गया, कॉमन डिफरेंस पता लग गया, और आपको लास्ट टर्म भी पता है L इज इक्वल टू x। लास्ट टर्म इज x,
और आपको पता है इस सीरीज का सम एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज 437, सम दे रखा है 437। तो इतनी सारी बातें आपको पता है और आपको x निकालना है। तो देखो x निकलेगा तो यहां से Sn से, इसके लिए हमें n चाहिए, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हमें, और नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे n इक्वल टू x से। तो वी नो डेट n इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो भाई कॉमन सा फॉर्मूला है जो अब आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब हमें लास्ट टर्म दे रखा होता है देन इट इज द nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? n इज द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म। n की वैल्यू निकाल लोगे तो वो लास्ट टर्म की पोजीशन आएगी, और या ये कह लो इट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी सीरीज, यानी इस सीरीज में कितने टर्म्स है ये इससे निकलेगा जब लास्ट टर्म दे रखा है। अब हम करेंगे इसे सॉल्व। l है x इक्वल टू a क्या है -4 प्लस n माइनस 1 तो ऐसे रहने दो, और d क्या है 3। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये आएगा आपका, देखो x तो ऐसे रहने दो, -4 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3n माइनस 3, तो ये होगा x इक्वल टू 3n माइनस 7। यहां तक आ गया। अब लाइन खींच लेते हैं। तो यहां से आएगा n, तो x प्लस 7 इक्वल टू 3n। देखो बच्चों 7 को यहां ले है ना, तो x प्लस 7 इक्वल टू 3n, और n आ गया आपका x प्लस 7 अपॉन क्या 3। वेरी गुड। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल के आ गया n, मींस नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। अब हमें Sn का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है। अब Sn है 437, नंबर ऑफ टर्म्स n कितने, x प्लस 7 बाय 3, तो लिख दिया साहब x प्लस 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 भी है भाई, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, 2a मींस 2 इंटू a है -4 प्लस n माइनस 1, यानी x प्लस 7 बाय 3, ये तो हो गया n, ऐसे लिख लो, और x प्लस 7 बाय 3 ये तो हो गया n माइनस 1 इंटू 3 इंटू डी, डी इज 3। ये इतनी लंबी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 437, ये जो इक्वेशन है ना, ये दिखने में ही लंबी है, आप इसे सॉल्व करने बैठोगे बहुत चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो जब ये डिवाइडेड बाय 2 है, देखो यहां देखो x प्लस 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 बाय 3 इंटू 1 बाय 2, और हो जाएगा x प्लस 7 बाय 3 इंटू 2। तो ये लिख देते हैं हम, x प्लस 7 बाय 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 4 इज -8 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट में, x प्लस 7 माइनस 3 बाय 3 इंटू 3, ये कैंसिल हो गए 3 से 3। फिर फर्दर सॉल्व कर लो, 437 इज इक्वल टू x प्लस 7 बाय 6। सही लिख दिया ना, 3 इंटू 2 इज 6, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे ब्रैकेट खोल लोगे तो -8 प्लस x, 7 माइनस 3 इज 4, सो प्लस 4। अब हम इसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। इधर 437 इक्वल टू x प्लस 7 इंटू x प्लस 7 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, बाय 6। अब हम
थोड़ा सा रब कर देते हैं जिससे कि स्पेस बन जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो करते हैं। अब यहां एक लाइन खींची जाए, हालांकि आपको ऊपर तक दिख रहा होगा, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 यहां दिख नहीं रहा होगा, मिटा देते हैं। यहां 437 इंटू 6 इक्वल टू x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4। इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। चलो ऐसे लिख लो, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4। सही है ना बच्चों? ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 7 6, हाँ ये आ जाएगा आपका 2 2 6 2 6 4 24, हाँ 2 2 6 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7x माइनस 28। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये यहां ले आए हम, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7x इज 3x, तो माइनस 28 माइनस 2622 इक्वल टू 0। ये भी सही हो गया, ये हो जाएगा 2650। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो क्वेश्चन को फिर से समझो बच्चों, हालांकि आप काफी हद तक समझ गए होंगे। सॉल्व द इक्वेशन का अर्थ है हमें x निकालना है। हम सबसे पहले ये देख लें कि हमें क्या क्या दे रखा है। देखते ही समझ में आ रहा है कि साहब सीरीज एपी में है, a दे रखा है, d दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म की मदद से ये फॉर्मूला लगा के हमने n की वैल्यू निकाल ली। दिस इज इक्वेशन 1। फिर जब सम दे रखा है हमें तो हमने सम का फॉर्मूला लगाया और ये ऐसी इक्वेशन बनी जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, बट इट इज अ इजी इक्वेशन। और इसे हम सॉल्व करते चले गए और हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे हम सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पिछले चैप्टर की याद है ना, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो a क्या हो जाएगा, a1, b 3 और c क्या होगा माइनस 2650। ये हो गया c। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, x होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू रख दो, x इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2650 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2650 ये हो जाएगा 10600 10600 अपॉन 2। तो x हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10609 अपॉन 2। तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 103। ठीक है, ये 103 अंडर रूट ऑफ दिस इज 103 बाय 2। ठीक है, 10609 का अंडर रूट होता है 103। ठीक, यहां तक दिख रहा है, चेक कर लें। ओहो, ये 2 कट रहा है बच्चों। चलो इसको मैं रब करके फिर से दिखाता हूं। नीचे स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस माइनस 103 बाय 2। देखो बच्चों यहां तक तो हो गया।
ये तो जरूर दिख रहा होगा 103। हाँ दिख तो रहा है, -3 + 103/2। अब एक काम करते हैं, सॉल्व तो हो गया है ये, और ये पोर्शन रब कर देते हैं। ये रब कर दिया। बड़े क्वेश्चंस में बच्चों ऐसे करना पड़ता है, क्लास के टीचर भी तो ऐसे करते हैं। तो यहां से हम सीधे यहां आ गए, यहां लाइन खींच ली, x = -3 + -103/2। अब x की दो वैल्यू आ गई, तो x1 = -3, पहली वैल्यू प्लस साइन से, + 103/2 which is equal to 100/2 and this is equal to 50। दूसरी वैल्यू आई x2 = -3, वो आएगी माइनस साइन से, कोई शक नहीं इसमें, -103/2 which is -106/2, this is -53, -53। अब ये आपको बुद्धि लगानी है कि आप 50 चूज करोगे या -53 या दोनों। अब आप सीरीज देखो, ये सीरीज ना बढ़ रही है ना, -4 -1 फिर 2, आगे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे 5, 3 ऐड करते जाओगे ना, 5 के बाद 8, इस तरीके से सीरीज बढ़ती चली गई। वो निगेटिव नहीं हो गया एक्स, इसका मतलब एक्स निगेटिव नहीं होगा, तो ये -53 तो इग्नोर कर दो, ठीक है। देयरफॉर आंसर इज 50। तो आप ऊपर आप एक आंसर लिख देना, ये वैल्यू लिख देना कि ये वाली बात लिख देना, वैल्यू नहीं, ये लिख देना कि वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज AP is increasing, therefore we choose x = 50। तो अब आंसर क्या होगा, x = 50। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। आप भी कुछ प्रॉब्लम अपनी भेज सकते हो, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगा। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम भेजो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।